नमस्कार, वंदे भारत मेरे प्यारे साथियों। हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल की सीरीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो 2 क्लासें ना देखी हों, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर दोनों क्लासें मिल जाएँगी। आज हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल तक का सफ़र पूरा तय करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो विलियम बेंटिंक से लेके डलहौजी तक का पूरा जो काल रहा है, उस समय के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो बस एक ही बार कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए बात करते हैं हम लोग विलियम बेंटिक की। तो विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है वो 1828 से लेकर 1835 तक रहता है। इसने क्या किया कि 1828 से लेकर 33 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। फिर उसके बाद 1833 से 35 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। कब? 1806 में। बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर भी रह चुका है। कब? 1806 में। अच्छा, जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसी चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अब ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक आया, काहे का लॉर्ड? खाली विलियम बेंटिक जो आया, इसने भारत पे किया क्या है और किस लिए भेजा गया था, आइए देखते हैं। देखिए, ये आर्थिक सुधार के लिए यहाँ पर भेजा गया था। अब इसने आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या किया? पहला तो इसने जो सैनिक भत्ते हैं उसको बंद कर दिया। अब बंद मतलब आधा कर दिया। उसने बोला कि जो हेड ऑफिस से 600 मील के बीच तक जो सैनिक रहेंगे, उनको जो भत्ता है, आज भी आप जब सरकारी नौकरी में जाएंगे तो आपको सैलरी के अलावा बहुत सारे भत्ता यानी अलाउंस मिलते हैं। तो इसने बोल दिया 600 मील्स के अंदर जो भी लोग रहेंगे, इनका सभी का भत्ता आधा कर दिया जाता है। तो आधा करने से भी भाई काफ़ी सुधार आता है। इसके पहले क्या था, जब ब्रिटेन में पैसा जाता था यहाँ से कलेक्ट होके, तो वो जाता था 1 करोड़ की राशि। इसके आने से वो 1 करोड़ की राशि बदल कर 3 करोड़ में हो गई, यानी 2 करोड़ ये भेजता था, 1 करोड़ यहाँ की सुविधा के लिए रखता था। भारतीय लोगों को इसने जो सैनिक है उसमें शामिल किया। अब ऐसा क्यों किया? उसने ज़्यादातर सैनिक को शामिल किया, भारतीय सैनिक को शामिल किया सेना में, इस वजह से कि ये लोग कम दाम में अधिक रेवेन्यू इनसे हम ले सकते हैं। कम दाम देंगे और ज़्यादा इनको काम देंगे। क्यों? क्योंकि भाई सिपाही बनाना है हमें। तो इसने भारतीयों को शामिल किया। दान की भूमि में टैक्स लेना। पहले क्या था, राजा महाराजा लोग दान जो देते थे, भाई किसी से खुश हो गए, ये मेरे यहाँ कपड़ा धोता है, हम इससे खुश हो गए तो जो हमने 2 बीघा दे दी। तो क्या होता था, जो दान की भूमि होती थी उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। इसने क्या किया कि दान की भूमि में भी टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। अफ़ीम की खेती का बढ़ावा किया इसने कि अफ़ीम की खेती जो है उसको बढ़ावा कीजिए, और अफ़ीम की खेती से इसको टैक्स ज़्यादा मिलता था। फिर उसके बाद सती प्रथा का अंत जो है वो इसी के कार्यकाल के दौरान 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये ख़त्म किया गया था। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा में था कि कोई भी नारी जो है वो अगर उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया है तो उसको भी उसी में जलना होगा, उसी चिता में बैठ के जिंदा जलना होगा। इस प्रथा को इसने ख़त्म कर दिया। सर्वप्रथम बंगाल में इसने ख़त्म किया, उसके बाद मद्रास और बम्बई में। कब? 1830 में। 1829 में बंगाल में ख़त्म किया, फिर उसके बाद मद्रास बम्बई में 1830 में। शिशु वध पर रोक लगाया। शिशु वध का मतलब क्या था? भाई पहले था कि महिलाएं अगर बच्ची है तो उसको मार दिया जाएगा, ये स्थितियाँ थी। आज भी हमारे समाज में कई जगह पर ऐसा है कि लड़कियां अगर होती हैं तो वो दुखी होते हैं। बहुत सारे समाज में ऐसा है। और शिशु की बलि पर रोक। पहले क्या होता, बाबा वगैरह दे देते थे कि तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी है, तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, तो भाई शिशु की बलि दे देते थे। इस पर उसने रोक लगा दी। अंग्रेज़ी शिक्षा को उसने एक उद्देश्य बना दिया कि अंग्रेज़ी शिक्षा कंपलसरी रहेगी, ये काम इसने किया। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना दिया। पहला विधि आयोग जो 1834 में, वो भी इसी कार्यकाल में आया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैकाले। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा आपने लॉर्ड मैकाले के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ज़रूर पढ़ा होगा लॉर्ड मैकाले के बारे में। तो पहला विधि आयोग का जो अध्यक्ष है उसको मैकाले को बना दिया गया। 1832 में अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया। अच्छा, कितने देसी राजा कितने रखे गए? उसमें 6 आए थे। तो 1832 में अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया इसने। फिर 1835 में प्रेस को स्वतंत्रता दी, ठीक है। कब? 1835 का एक्ट। 1835 में इंडियन प्रेस एक्ट 1835 के तहत इसने पूरी स्वतंत्रता दे दी। प्रेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, ये बात इसने लिख दी। अब भाई इसने लिखा क्यों? भाई अपने अंतिम समय में इसने लिखा है ये, क्योंकि भाई 1836 तक इसका कार्यकाल था पूरा।
तो अब इसने लास्ट में लिखा क्यों है कि भाई जो भी हमने काम किए हैं ये कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगे। भाई यहाँ जिनको हम सुना रहे हैं उनको तो पता है पूरा देश विदेश कैसे पहुंचेगा, तो इसने बोल दिया कि भाई जितने भी प्रेस वाले हैं ये इस बात को खूब छापें और इनको कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। हाई कोर्ट में पहले क्या होता था, फ़ारसी भाषा में जजमेंट होता था, तो इसने फ़ारसी ख़त्म कर दिया और फ़ारसी की जगह क्या कर दिया, अंग्रेजी, कि अब सारी जो चीज़ें हैं वो अंग्रेजी में लागू की जाएंगी। फिर इसके बाद आता है मैटकॉफ। अब मैटकॉफ 1835 से लेकर 36 तक रहता है। भारत देखिए लाइसेंस ख़त्म किसने किया था, इसने, लेकिन भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, मैटकॉफ को। किसको कहा जाता है, मैटकॉफ को। अब देखिए 1823 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट आता है। अंग्रेजी सरकार, इसमें लिखा था कि अंग्रेजी सरकार की आलोचना नहीं की जाएगी, बाकी आपको जो मन हो वो लिखो, लेकिन अंग्रेजी सरकार के बारे में लोगों को भड़काने वाला कोई भी व्याख्यान नहीं लिखा जाएगा। इसने ख़त्म कर दिया इसको। भारतीय गुरुकुल ख़त्म करने का आदेश दिया मैटकॉफ ने। पहले क्या होता था भाई, जितने भी लोग होते थे वो गुरुकुल अपना एक बनाए होते थे, गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करते थे। गुरु ब्रह्मा की वगैरह जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो अपना मदरसा वगैरह में जाते होंगे, तो वही चीज़ें थी। तो इसने इस चीज़ को ख़त्म कर दी कि भाई ये सब गुरुकुल वगैरह कुछ नहीं चलेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से लेकर 1842 तक रहता है। ऑकलैंड ने एक बहुत अच्छा काम क्या किया है, अच्छा कहो या ख़राब काम कहो, एक अच्छा काम आपके एग्ज़ाम के ज़रिए से किया है कि वो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सड़क ए आजम को जीटी रोड नाम किसने दिया। इसका फुल फॉर्म है ग्रांड ट्रंक रोड। बनवाई किसने थी इसको, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। NH1 और NH2 जो है आपको इस दोनों का ऐड करके बनाया गया, और इसका नाम किसने रखा था, ऑकलैंड ने। ठीक है, याद रखिएगा। सड़क ए आजम जो रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनवाई, बाद में इसी सड़क ए आजम का नाम जीटी रोड रख दिया किसने, ऑकलैंड ने। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी यही, आंग्ल का मतलब क्या होता है, अंग्रेज सरकार, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी इसी कार्यकाल में होता है 1839 से लेकर 1842 तक। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग एलन बरो। अब एलन बारो वाले में क्या है, इसने दास प्रथा का अंत किया था, कब, 1843 में। डायरेक्ट आपसे पूछता है दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1843 में। किसने किया था, तो एलन बरो ने। अच्छा, ये भारत के गवर्नर जनरल हैं सारे, ठीक है, कि 1833 का चार्टर एक्ट के बाद बंगाल का तो ख़त्म हो गया है, अब सब भारत का चल रहा है। अब हार्डिंग वाले में बात करते हैं। तो हार्डिंग ने 1844 से लेकर 48 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने नरबली प्रथा को अंत कर दिया था, नरबली का। अब हम लोग बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड, फिर से गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, झंडूबाम डलहौजी। 1848 से लेके 1856 इसने क्या किया, राज्य हड़प नीति किसकी है, डलहौजी। राज्य हड़प नीति क्या थी कि किसी भी राज्य में कुछ न कुछ दोष बता देता था कि इस राज्य में तुम लोगों के द्वारा ये चीज़ हो रही है, इस वजह से इस राज्य को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हर एक राज्य में कुछ ना कुछ एक देश निकाल देता था जिसकी वजह से उसको अपने में शामिल कर लेता था। व्यपगत का सिद्धांत, ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। गोद निषेध अधिनियम, गोद मतलब जो राजा वगैरह गोद ले लेते थे उस पर अधिनियम निकाल दिया कि अब गोद नहीं ले पाओगे। अब कुछ नोट के बारे में बातें हैं, क्या है कि 1825 में ब्रिटिश घोषणा में राजा को गोद लेने का अधिकार था। 1825 में जो ब्रिटिश का घोषणा पत्र आया था उसमें राजा गोद ले सकता है, ये बात लिखी थी। फिर 1831 में बम्बई अंग्रेज सरकार जो है उसने ये कहा कि गोद ले लोगे, लेकिन अंग्रेजी सरकार चाहेगी तो उसको स्वीकृत करेगी, नहीं चाहेगी तो उसको स्वीकृत नहीं करेगी। फिर उसके बाद इसने गोद निषेध नीति सीधे अपना दी, ख़त्म ही कर दिया। सबसे पहले इसने जो राज्य हड़प नीति में किसको शामिल किया, सतारा को। और सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, अपने मन में ही भले दीजिए लेकिन दीजिएगा। सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र को इसने हड़पा, कब, 1848 में। 1848 में ही राज्य हड़प नीति दी और पहले ही इसको हड़प लिया। फिर 1849 में इसने जैतपुर संभल को, 1850 में इसने सिक्किम को हड़पा, 1852 में इसने उदयपुर को, 1854 में झांसी और नागपुर को, 1856 में इसने अवध को। अच्छा, जब अवध को इसने हड़पा तब एक लाइन बोली थी इसने अवध को लेके, क्या लाइन बोली थी, ये कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। ये इसने कब बोला था, जब अवध में था। अवध को के लिए ही उसने बोला था। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कोष्टक में, अवध के लिए इसने बोला एक चेरी है जो एक दिन मेरे मुंह में डायरेक्ट गिरेगी। हम बिल्कुल तैनात बैठे हैं, बस एक गलती करो हम उसको अपने अंदर तुरंत शामिल कर लेंगे, ठीक है। जो दूसरा आंग्ल सिख युग
जो हुआ था वो भी इसी कार्यकाल में हुआ था। कब? 1848 से लेकर 1849 के मध्य। अब आगे देखते हैं। अब इसने एक और अच्छा काम किया था। क्या अच्छा काम? देखिए, हाँ, इसने क्या किया कि 16 अप्रैल को हम लोग रेल दिवस मनाते हैं। 16 अप्रैल 1853 को इसने रेलवे की शुरुआत की। 34 किलोमीटर इसने टोटल रेल को चलवाया था, जो मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली थी। ठीक है, इसमें टोटल 14 डब्बे थे। डब्बे कहे गए थे लकड़ी के, और 3 इंजन इसमें लगाए गए थे। 3 इंजन और 14 डब्बे लकड़ी के। इसके सहायता से 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चालू हुई। डाक अधिनियम जो आया था आपका, पोस्ट ऑफिस एक्ट, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था, ये भी आपका इसी कार्यकाल में आया था। कब? 1854 में। 1854 में ही आया डाक अधिनियम। विद्युत तार सेवा, एक जगह से दूसरी जगह तक बात करने के लिए पूरी लाइन बिछा दी थी, जिसको टेलीफोन बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, तार से जुड़ा रहता था। वही इसने 1854 में विद्युत तार सेवा फैलाई। लोक निर्माण विभाग 1854 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। देखिए, विधवा पुनर्विवाह ये था ना कि जो वही विधवा जो है, जैसे सती प्रथा का अंत तो कर दिया गया था, लेकिन इसने बोला कि जो विधवा होगी वो क्या करेंगी बेचारी, क्योंकि पहले ज़माने में 12-13 साल शादी हो जाती थी। पता चला वो लड़की भी 13-14 साल की हो पाई है, उसका जो हस्बैंड है वो ख़त्म हो गया, तो पूरी ज़िंदगी विधवा के रूप में रहेगी। तो इसने बोला कि विधवा को पुनर्विवाह अधिनियम आएगा। जो विधवा है वो दोबारा शादी करेंगी, अगर वो उनकी आंतरिक इच्छा है तो। किसी भी जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज के तहत, वो ऐसा नहीं ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, आप शादी करिए। ये एक्ट आ गया। फिर इसने वुड डिस्पैच लाया। ये वुड डिस्पैच क्या था? ये था अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। इसमें उसने क्या लिखा कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसमें देसी भाषा में पढ़ाई होगी, वहीं पर जो उच्च शिक्षा है उसमें अंग्रेजी भाषा में होगी। कि आपकी जो भाई प्राथमिक शिक्षा है जो छोटे बच्चों वाली है, उसमें आप देसी भाषा जो आपकी हिंदी वगैरह जो है, बंगाली है, उसमें आप पढ़ाओ, लेकिन जो उच्च शिक्षा रहेगी वो पूरी इंग्लिश में ही रहेगी। ठीक है, तो ये आज हम लोग डलहौजी तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें सेप आता है, हाँ आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है, जनरल विलियम बेंटिंक ने अजमेर में देसी राजाओं दरबार कब आयोजित किया था? 1829 में। ठीक। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कब किया था? 1829। इसका जो आंसर देखिएगा, इसका आंसर क्या था? गवर्नर जनरल बेंटिंक अजमेर में, हाँ इसी में किया था। कि वही बेंटिंक उसी समय उसने कहाँ किया था? ये 1829 में ही इसने क्या किया? सती प्रथा खत्म कर दिया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, तारागढ़, दुनिया का, अच्छा भारत का जिब्राल्टर कौन है? तो ग्वालियर का किला। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का अगर क्वेश्चन कभी पूछता है भारत का जिब्राल्टर कहाँ है, तो ग्वालियर के किला को कहा जाता है भारत का जिब्राल्टर। और दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़। ठीक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? प्रेस को आज़ादी कब मिली थी? 1835 के तहत, एक्ट 1835 का। लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे नहीं, था यार। ठीक। लॉर्ड डलहौजी जो है वो किस काल में भारत का गवर्नर जनरल था? तो भारत का गवर्नर जनरल ये कब रहा है? 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक। डलहौजी, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। गवर्नर जनरल, देखिए सारे क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है कि ये किस में आया हुआ है। देखिए ये जैसे लिखा है, सीपीओ में आया है, सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कब किस में आए। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? इसने व्यक्तिगत का सिद्धांत पेश किया था, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सहायक संधि किसकी थी? वेलेजली की, याद है ना। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस राज्य को a cherry that will drop into our mouth one day, एक चेरी जो मेरे मुंह में गिरेगी, अभी मैंने बताया था कौन था? डलहौजी था। किसको देख के उसने बोला था? अवध को देख के। मैंने उसमें क्वेश्चन देखिए, ये देखिए मैंने उसको अलग स्पेशल उसको ये देखिए ये चीज़, एक चेरी एक दिन जो हमारे मुंह में गिरेगी, और ये मैंने इस क्वेश्चन में लिखा था कि अवध के लिए इसने बात बोली थी, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है, आ गया जो, कहाँ गया भाई अवध? हाँ अवध हो गया। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत के सिद्धांत की डलहौजी की नीति का पहला शिकार हुआ था? पहला कौन हुआ था? सतारा महाराष्ट्र जो है वो पहला शिकार हुआ था। अरे भाई लग जा। हाँ ठीक है।
और ये रही हमारी फाइनल आज की क्लास। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट जरूर किया करिए, अच्छा लगता है पढ़ने में, थोड़ा मोटिवेट भी होते हैं। कोई नए नए टॉपिक बताया करो तो उस पर भी थोड़ा खोजबीन अपनी जारी की जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।